हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 26 ऑफ द चैप्टर डेटाबेस सिस्टम्स। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन को हम डेटाबेस सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि नॉर्मलाइजेशन हमें आसान तरीके से समझ आ जाए, जिसके द्वारा डेफिनेशन बाद में पढ़ने से हमें आसान लगेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ एग्जांपल्स को लेके। जैसे कि अगर हम जानते हैं डेटाबेस सिस्टम में हम मेनली डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में अगर हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं तो वहां पे रिडंडेंसी या फिर डुप्लीकेसी आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो जैसे कि डुप्लीकेसी या फिर रिडंडेंसी अगर आएंगे तो मेनली दो तरह से ही आ सकते हैं, या तो रो लेवल डुप्लीकेसी या तो कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। तो रो लेवल डुप्लीकेसी क्या होता है? अगर एक पर्टिकुलर टेबल में पूरा एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ रो अगर मोर देन वन टाइम है तो उस तरह के रिडंडेंसी को हम बोलते हैं रो लेवल रिडंडेंसी और रो लेवल डुप्लीकेसी। तो इस तरह के रिडंडेंसी या फिर डुप्लीकेसी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड को प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करके। अगर मैं रोल नंबर वाले फील्ड को प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर कर दूं, प्राइमरी की के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक पर्टिकुलर फील्ड को हम प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में सेम टाइप ऑफ वैल्यू मोर देन वन टाइम नहीं रह सकता, जिसकी वजह से डुप्लीकेट रो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से रो लेवल रिडंडेंसी जो था वो रो लेवल रिडंडेंसी का जो प्रॉब्लम था वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। देन अभी आते हैं कॉलम लेवल रिडंडेंसी किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम से लेके इस पर्टिकुलर कॉलम तक जो भी वैल्यूज हैं वही सेम वैल्यूज यहाँ पे फिर से हैं, वही सेम वैल्यूज यहाँ पे फिर से हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यूज को मोर देन वन टाइम अगर हम स्टोर करते हैं तो वहां पे वो ज्यादा के ज्यादा मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो यहाँ पे सेम कोर्स को सपोज 100 स्टूडेंट्स लिए हैं तो 100 स्टूडेंट्स के लिए सेम वैल्यू रहेगा इन सारे कॉलम्स के लिए। तो इस तरह के रिडंडेंसी या फिर इस तरह के डुप्लीकेसी को हम बोलते हैं कॉलम लेवल रिडंडेंसी और कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। इस तरह के डुप्लीकेसी रहने से क्या हो सकता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं? कुछ डाटा इंसर्ट करते वक्त प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, कुछ डाटा डिलीट करते वक्त मतलब प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, कुछ डाटा अपडेट करते वक्त भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं अगर कॉलम लेवल रिडंडेंसी है तो अगर कॉलम लेवल रिडंडेंसी है और कॉलम लेवल रिडंडेंसी के वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऑकर होता है तो उन स्पेशल केसेस में जो प्रॉब्लम्स ऑकर होता है उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं एनॉमलीज। क्या बोलते हैं? एनॉमलीज। ओके, एनॉमलीज क्या बोलते हैं? एनॉमलीज। ओके, सो यहाँ पे जो एनॉमलीज हैं, एनॉमलीज क्या है? एनॉमलीज आर सम स्पेशल केसेस प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स दैट आर ऑकर्ड ड्यूरिंग सम स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में जो प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं एनॉमलीज। ओके, तो अगर कॉलम लेवल रिडंडेंसी है या फिर कॉलम लेवल डुप्लीकेसी है, वहां पे मेनली तीन तरह के एनॉमलीज हो सकते हैं, तीन तरह के प्रॉब्लम्स ऑकर हो सकते हैं। एक है इंसर्शन एनॉमली, और एक है अपडेशन एनॉमली, और एक है डिलीशन एनॉमली। तीन तरह के एनॉमलीज या फिर तीन तरह के प्रॉब्लम्स ऑकर हो सकते हैं कॉलम लेवल रिडंडेंसी अगर है तो एक पर्टिकुलर डाटाबेस टेबल में। तो कैसे हो सकता है देखते हैं। इंसर्शन, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 3 कोर्स था और एक नया कोर्स ऐड होने जा रहा है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तो जब एक नया कोर्स ऐड होने जा रहा है, जरूरी नहीं है कि न्यू कोर्स ऐड करते करते ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, स्टूडेंट एडमिशन कर देंगे। मुझे सिर्फ वहां पे मैं चाहता हूं कि सिर्फ कोर्स को ही मैं वहां पे इंक्लूड करूं, क्या क्या कोर्स है, कौन कौन से फैकल्टीज हैं, उनको कितने सैलरी दिए जाएंगे, बस उतना मुझे ऐड करना है। कोई स्टूडेंट अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो मुझे स्टूडेंट के बारे में कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। तो इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे रो लेवल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए तो हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी की के हिसाब से यूज किया है। ओके, तो विदाउट इंसर्टिंग प्राइमरी की वी आर नॉट एबल टू इंसर्ट द डाटा इन ए पर्टिकुलर टेबल। तो यहाँ पे अगर मैं नया कोर्स इंसर्ट करना चाहता हूँ C4, जिस कोर्स का नाम सपोज है C++, यहाँ पे फैकल्टी का जो फैकल्टी आईडी है F4, और यहाँ पे सपोज फैकल्टी कौन है? राम, जिनका सैलरी सपोज है 45,000। ओके, तो ये मैंने कोर्स एंड फैकल्टीज के बारे में डाटा इंसर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे नया कोर्स यहाँ पे शुरू करना है और कौन कौन से फैकल्टीज उन कोर्स में होंगे वो भी मैंने मेंशन कर दिया। बट जब नया कोर्स इंक्लूड होता है तुरंत के तुरंत वहां पे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले लेते। तो अगर मुझे एक न्यू कोर्स को यहाँ पे ऐड करना है तो वहां पे क्या मैं न्यू कोर्स को ऐड कर सकता हूँ बिना स्टूडेंट के डिटेल्स को इंसर्ट किए? नहीं कर सकता। तो इस तरह की एनॉमलीज या फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं इंसर्शन एनॉमली। ओके, देन another type of anomaly is updation anomaly। updation anomaly मतलब क्या? जैसे
डीबीएमएस कोर्स को जो कि रोहित सर पढ़ा रहे हैं, उनका सैलरी 30,000 है, उनका सैलरी मुझे अपडेट करके करना है 40,000। ओके, तो डीबीएमएस कोर्स को जो रोहित सर पढ़ा रहे हैं वो एक ही पर्सन है, और एक ही पर्सन के डाटा को हमें एक ही बार अपडेट करना जरूरी है। एक ही बार अपडेट करना मतलब अपडेट करना मतलब पढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम 100 स्टूडेंट्स वही सेम डीबीएमएस कोर्स को लिए हैं तो 100 बार यहाँ पे कॉलम लेवल रिडंडेंसी की वजह से सेम डाटा 100 बार रहेगा। जो डाटा हमें सिर्फ एक बार चेंज करना चाहिए उसको हमें 100 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा। तो सोचो, जो टास्क सिर्फ एक बार करना चाहिए वही टास्क हम कितना बार करेंगे, 100 टाइम्स करेंगे। सो इस तरह के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अपडेशन एनोमली। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एनोमली इज डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो C2 वाला जो जावा वाला कोर्स है, जावा वाला कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स स्लिप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जावा वाला कोर्स वहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो जिसकी वजह से उस कोर्स में लास्ट में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि सिर्फ एक या फिर दो स्टूडेंट्स हैं, और वो एक एंड दो स्टूडेंट जो भी थे वो भी उस कोर्स को लिप कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, डाटाबेस से उन स्टूडेंट्स का डिटेल्स को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अगर स्टूडेंट का डिटेल्स रिमूव कर देंगे तो उनके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो जावा कोर्स का डिटेल्स भी रिमूव हो जा रहा है, और उस कोर्स में कौन कौन से फैकल्टीज हैं, उनका सैलरी कितना है, वो सारा डाटा भी रिमूव हो जा रहा है। इसके द्वारा रिमूव करने के बाद उसको और रिकवर करना चाहें तब भी हम वहां पे रिकवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्टूडेंट का डिटेल्स रिमूव करना था, बट यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल्स के साथ, जबकि वो लास्ट स्टूडेंट था उस पर्टिकुलर कोर्स का, कोर्स एंड फैकल्टी का डिटेल्स भी उसके साथ रिमूव हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं डिलीशन एनोमली। तो ये जो तीन तरह के एनोमलीज या फिर तीन तरह के प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं कॉलम लेवल रिडंडेंसी की वजह से, तो वहां पे अगर हम कॉलम लेवल रिडंडेंसी को रिमूव कर दें, कॉलम लेवल रिडंडेंसी को यहाँ पे रिड्यूस कर दें, तो यहाँ पे इन तीन तरह के एनोमलीज भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट्स हो जाएंगे, और इन तीन तरह के एनोमलीज और ऑकर नहीं होंगे। तो यहाँ पे कॉलम लेवल रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए एंड इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमलीज को एलिमिनेट करने के लिए हम जिस तरह के डाटाबेस डिजाइनिंग टेक्निक या फिर डाटाबेस डिजाइनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, उस डाटाबेस डिजाइनिंग टेक्निक या फिर डाटाबेस डिजाइनिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, समझ आ गया। Normalization is a database designing technique or database designing process. By using that process, what we can do, we can remove the redundancy from the database table, as well as we can also eliminate the insertion anomaly, updation anomaly, and deletion anomaly from the given database table. Normalization process को यूज करके हम database table से redundancy को remove कर सकते हैं या फिर reduce कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनोमलीज, इंसर्शन एनोमली, अपडेशन एनोमली एंड डिलीशन एनोमली को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज करके। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज करके हम क्या करते हैं, टोटल एक लार्ज टेबल को स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल टेबल्स में डिवाइड करते हैं और हर एक टेबल के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, जिसके द्वारा वहां पे और डुप्लीकेसी आने के चांसेस ही नहीं होते, और उसके साथ साथ वहां पे और एनोमलीज ऑकर होने की भी चांसेस नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे आप एक बड़ा टेबल देख सकते हो, कॉलम लेवल रिडंडेंसी का जो यहाँ पे बड़ा टेबल हमने बनाया है, उस बड़े वाले टेबल को मैंने यहाँ पे क्या किया, बड़े वाले टेबल को मैंने यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखो तीन पार्ट में क्या किया, मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है। स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, ये एक पार्ट हो गया। देन कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ये एक पार्ट हो गया। फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम एंड सैलरी, ये एक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे टोटल टेबल में जो स्टूडेंट का डिटेल्स भी था, कोर्स का डिटेल्स भी था, फैकल्टीज का डिटेल्स भी था, जिसकी वजह से कॉलम लेवल रिडंडेंसी हो रहा था, उसको मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट के लिए अलग टेबल, कोर्स के लिए अलग टेबल, फैकल्टीज के लिए अलग टेबल बना दिया। तो वहां पे रिडंडेंसी जो था वो रिडंडेंसी रिमूव हो गया। देखो सेम कोर्स को अगर मोर देन वन स्टूडेंट्स लेते थे तो यहाँ पे सेम कोर्स को मोर देन वन टाइम हमें इंसर्ट करना पड़ता था, बट यहाँ पे सेम कोर्स को हमने एक बार इंसर्ट किया। उसके बाद सेम फैकल्टीज जो कि सेम कोर्स को पढ़ा रहे थे, तो सेम कोर्स को अगर मोर देन वन स्टूडेंट ले रहे हैं तो सेम फैकल्टीज का डिटेल्स हमें मोर देन वन टाइम इंसर्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पे एक बार इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिडंडेंसी जबकि रिड्यूस हो गया, रिडंडेंसी रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेशन एनोमली, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो चुका होगा। देखो यहाँ पे अगर मुझे कोई नया स्टूडेंट का डिटेल्स इंसर्ट करना है, कोई नया स्टूडेंट एडमिशन कर रहा है, तो इंसर्ट करूंगा यहाँ पे आराम से, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नया कोर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नया कोर्स ऐड करते वक्त हमें दिक्कत हो रहा था, अगर यहाँ पे नया कोर्स मैं C4 C++ ऐड करूं तो कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे इंसर्शन एनोमलीज और होने की चांसेस नहीं है। कोई नया फैकल्टी अगर यहाँ पे आ रहा है तो नया फैकल्टी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा।
मतलब इंसर्शन एनोमलीज एलिमिनेट हो गया। ओके, देन अपडेशन एनोमली। तो यहाँ पे अगर मुझे रोहित सर का सैलरी यहाँ पे अपडेट करना है तो एक बार अपडेट करूंगा, वो एक पर्सन है, एक बार ही अपडेट करूंगा। मुझे सेम डाटा को 100 टाइम्स अपडेट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपडेशन एनोमली भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। देन डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली मतलब यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर कोर्स को कोई एक स्टूडेंट लिया है, लास्ट स्टूडेंट ही है उसी कोर्स का, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का डिटेल्स, अगर वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी को लीव कर रहा है तो स्टूडेंट का डिटेल्स को मैं अगर रिमूव कर रहा हूँ तो क्या वो कोर्स रिमूव हो रहा है? कोर्स वहीं पे है, कोर्स रिमूव नहीं हो रहा है, कोर्स का डिटेल्स ना रिमूव हो रहा है, ना ही फैकल्टी का डिटेल्स रिमूव हो रहा है, वो जैसा था वैसे ही है। तो यहाँ पे डिलीशन एनोमली भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे जो रिडंडेंसी था, रिडंडेंसी को भी हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज करके रिमूव किया और एनोमलीज को भी हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया। तो सिंपल तरीके से हमें ये समझ आ गया कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक डाटाबेस डिजाइनिंग टेक्निक है, फिर प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक डाटाबेस टेबल से डाटा रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, फिर रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमलीज को हम क्या कर सकते हैं, एक डाटाबेस टेबल से रिमूव कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है पता चला। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो कि डाटाबेस टेबल से क्या कर सकता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एनोमलीज को एलिमिनेट कर सकता है। तो ये कैसे कर सकता है? Normalization rule divides the larger table into smaller tables and link them using relationship. नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन रूल्स को फॉलो करके, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन रूल्स है, जिन रूल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, लार्जर टेबल, जिस टेबल में हमारा कॉलम लेवल रिडंडेंसी हो रहा था, उस लार्जर टेबल को हम स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं और उन टेबल्स को लिंक कर देते हैं एक दूसरे के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके, जिसके द्वारा वहां पे रिडंडेंसी भी रिड्यूस हो जाता है और एनोमलीज भी एलिमिनेट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि नॉर्मलाइजेशन यूज करने का मेन पर्पस क्या है डाटाबेस सिस्टम में, रिडंडेंसी रिमूव हो, रिडंडेंट डाटा जो है वो रिमूव हो, वो एलिमिनेट हो, सेम टाइप ऑफ डाटा मोर देन वन टाइम जो स्टोर होता है उसको हम रिमूव कर सकें, सेम टाइप ऑफ डाटा ओनली वन टाइम ही स्टोर होके रहे, और वहां पे डाटा जो हमने स्टोर किया है वो लॉजिकली प्रॉपर तरीके से स्टोर हुआ है, मतलब डाटाबेस का डिजाइनिंग जो है वो प्रॉपर है। उस चीज का गारंटी देने के लिए, उस चीज को इंश्योरिटी करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। ओके, normalization is a method to remove all these anomalies and bring the database to a consistent state. database system में जो कॉलम लेवल रिडंडेंसी था, जिसकी वजह से एनोमलीज ऑकर हो रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑकर हो रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिड्यूस कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम एलिमिनेट कर सकें, रिडंडेंसी को कैसे एलिमिनेट कर सकें, सेम टाइप ऑफ डाटा कैसे सिर्फ एक बार ही स्टोर होकर रहे, और उन सब चीजों को मेंटेन करने से क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी अगर रहेगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा डाटाबेस, अगर रिडंडेंसी नहीं रहेगा डाटाबेस सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। तो एक डाटाबेस सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाने के लिए उन डाटाबेस सिस्टम में जो डाटा हमने टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया है, उन एनोमलीज एंड उन रिडंडेंट डाटा को रिमूव करके, जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डाटाबेस को एक कंसिस्टेंट डाटाबेस बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है पता चला, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को यूज करके हम डाटाबेस सिस्टम को एक बेटर डाटाबेस बना सकते हैं, डाटाबेस सिस्टम में एक डाटाबेस को बेटर डाटाबेस बना सकते हैं, उस पर्टिकुलर डाटाबेस से रिडंडेंसी को रिमूव करके और उसके साथ साथ एनोमलीज को एलिमिनेट करके। सो आई थिंक आज के क्लास में आप लोगों को समझ आ गया कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, जिसको हमने एग्जांपल लेके समझा। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन रूल्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक लार्जर टेबल को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, और जो लार्जर टेबल में जो रिडंडेंसी था उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो एनोमलीज थे उन एनोमलीज को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में जिन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।